टी टाइम गपशप में आशु अग्रवाल के अनसुलझे प्रश्न और एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सटीक जवाब। मेरा सर पहला प्रश्न ये है कि 8 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर आपके द्वारा एक रिकॉर्डिंग पोस्ट की गई थी जिसमें वित्तीय संस्थान का कर्मचारी जो कि लीगल टीम या रिकवरी टीम से संबंधित था, उसने हमारे किसी बोरोवर भाई को फोन किया था और वो बोरोवर भाई बार बार अपने वकील साहब यानी आपसे बात कराना चाह रहा था। क्या कारण है इसका कि कोई भी बोरोवर जो आपका साथी भाई हो सकता है या आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपसे रिकवरी टीम की या लीगल टीम की क्यों बात कराना चाहता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लीगल टीम वाले या रिकवरी के नाम पर कई लोग फोन करके मेंटली इतना हरेसमेंट कर लेते हैं और उनके मन में कानून का इतना डर बैठा देते हैं कि इंसान डर जाता है। तो उसको भरोसा होता है कि भाई मेरा साथी है, मेरे मिलने वाले हैं, तो ये मुझे इस दलदल से बाहर निकालेंगे, उसी भरोसे के साथ वो फोन करते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब उस वित्तीय संस्थान का लीगल या रिकवरी टीम का कर्मचारी बार बार आपके बोरोवर साथी को कोर्ट में अपेयर होने के लिए कह रहा है और आपके द्वारा अपने बोरोवर भाई का पक्ष लेते हुए उसकी सारी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, क्या इस प्रकार आप कोर्ट का अपमान नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको कि 99.99% ये जितने भी रिकवरी एजेंट और लीगल टीम होती है, ये केवल और केवल लोन डिफॉल्टर को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई की होगी तो भाई हमारे पास सेक्शन 25 का नोटिस आएगा, कोर्ट का समन आएगा, अवेलेबल वारंट आएगा। हवा में तो कोई कार्रवाई चलेगी नहीं और ये हमको डराना चाह रहे हैं। अब हमको जब कोर्ट बुलाएगी तो हम जाएंगे। इनके इनविटेशन पे, इनके पीले चावल रखने पे हम थोड़े जाने वाले कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 8 जनवरी 2026 को जो रिकॉर्डिंग पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी आपके द्वारा, जब उसमें बार बार वित्तीय संस्थान का रिकवरी टीम का कर्मचारी या लीगल टीम का कर्मचारी बार बार ई कोर्ट ऐप को देखकर संबंधित कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए आपके बोरोवर भाई को प्रेरित कर रहा है, उससे एक गुजारिश कर रहा है, तो उसमें भी आपके द्वारा अपने बोरोवर का पक्ष लेते हुए उसको शय दी जा रही है। क्या आप अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, ई कोर्ट वेबसाइट का इस्तेमाल करके आज कई लोग फर्जी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। अब मैं ये कहूँ, फर्जी स्क्रीनशॉट भी नहीं है। आज जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम का किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी तहसील लेवल की कोर्ट में भी देख लो और एक नाम लिख दो आप, राम प्रसाद शुक्ला, तो राम प्रसाद के नाम पे वहां 50 केस मिल जाएंगे। इससे ये तो क्लियर नहीं हो जाएगा कि वो केस हमारे खिलाफ ही है। मतलब कि एक कॉमन नेम जो होता है, उस कॉमन नेम के खिलाफ 50 मुकदमे दिख रहे हैं। ये तो किसी का भी स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, उसके नीचे किसी का नाम पता, एड्रेस थोड़े आ रहा है उसके नीचे। जब वित्तीय संस्थान का रिकवरी टीम का कर्मचारी ई कोर्ट ऐप के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आपसे भी और आपके बोरोवर से भी कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए अनुनय विनय कर रहा है, और आपके द्वारा जब ये कहा जा रहा है कि जब मेरे बोरोवर के गले में फंदा आएगा तब देखेंगे, क्या आप इस प्रकार से उस बोरोवर का पक्ष लेते हुए उसको फंसाना नहीं चाह रहे कि कल को वो कोर्ट में और ज्यादा कानूनी परिस्थितियों में फंस जाए और उसका और अत्यधिक नुकसान हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट का नोटिस आया ही नहीं है, जब उसको कोई समन की तामील हुई नहीं है, तो वो कैसे खुद कोर्ट में उपस्थित हो जाएगा? रही बात, ये बात सत्य है, आज भारत में हजारों हजार केस पेंडिंग है। हजारों हजार केस पेंडिंग सिर्फ इसलिए है कि एक आम आदमी के पास आज कोर्ट में जाने, जमानत कराने, अपनी यात्रा कराने का खर्चा नहीं है। आज ये कंपनियां हजार हजार, 2-2 हजार किलोमीटर दूर मुकदमे दर्ज करा रही है। क्या प्रत्येक जिले में इनका ऑफिस नहीं है? लेकिन नहीं, वो वहां नहीं करेंगे। ये सिर्फ मेंटली हरेसमेंट करने के लिए, फिजिकल हरेसमेंट करने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कराते हैं। और मान लिया अगर तुमने करा भी दिया है,
मैं ये कहूं कि गलती एनबीएफसी कंपनी और बैंकों की है। अगर तुमने किसी व्यक्ति पे लीगल कार्रवाई की है और तुम कानून की शह में गए हो, तो तुम्हें कानून पे भरोसा होना चाहिए, तुम्हें न्याय व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए, और फिर उस चीज को लीगल किया है तो लीगल पे रहने दो। आज नहीं तो कल पार्टी आएगी, बेल कराएगी। अब होता क्या है, कई राज्यों के अंदर ये होता है कि व्यक्ति अगर एक बार प्रेजेंट हो गया, बेल करा ली, और उसके बाद मान लीजिए वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया, और जाने अनजाने में कोई एडवोकेट उसने हायर कर दिया और उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, ऐसी कंडीशन में पार्टी के खिलाफ फैसला हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम किसी को ये सलाह देते हैं तो गलत नहीं है। और दूसरी बात यह है, जब कोर्ट का समन आएगा, कोर्ट का अवेलेबल वारंट आएगा, कोर्ट का अरेस्ट वारंट आएगा, कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट आएगा, तो हम मानेंगे हमारे खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है। बाकी ये फोन कर करके धमकाते रहते हैं कि तुम्हारे नाम पे वारंट निकल गया, हमारे पास वारंट है, हमारे पास वारंट की कॉपी है। कहां से आ गई भाई? वारंट एक ही जारी होता है, उसकी 10 कॉपियां कब से बनने लग गई जो इन रिकवरी एजेंट और लीगल टीम को बटेगी? जब आपका बरोर भाई बार बार वित्तीय संस्थान के कर्मचारी को कह रहा है कि मेरा एडवोकेट देख लेगा, मेरा एडवोकेट देख लेगा, तो क्या इस प्रकार आपने अपने बरोर साथियों को, अपने बरोर भाई को किस कदर हीन भावना का शिकार बना दिया है, या उनको इस तरह से तैयार कर दिया है कि वो किसी लोन को चुकाने में तैयार ही नहीं है? क्या आप ये चाह रहे हैं कि कोई भी बरोर अब किसी कंपनी का लोन नहीं भरे, वित्तीय संस्थानों का जो ऋण है, जो क्रेडिट कार्ड की बकाया है, वो नहीं भरे, और आपकी वजह से उन लोगों पर जो अनावश्यक रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसमें भी आपके द्वारा उनको लगातार शय दी जा रही है? क्या इस प्रकार अब कंपनी है कि अपना रुपया मांगना छोड़ दें? क्या वो क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर केस फाइल नहीं करेंगे क्या? सर, एक बात मैं आपको कह दूं कि इस स्थिति के अंदर हम कभी किसी को ये नहीं कहते हैं कि पैसा है तो मत भरो। कोई भी आदमी किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है। किसी विशिष्ट परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है। कोई नहीं चाहता है उसके घर पे पुलिस समन लेके आए, अरेस्ट वारंट लेके आए, अवेलेबल वारंट लेके आए, उसके पास आर्बिट्रेशन के नोटिस आए, उस पर कानूनी प्रक्रिया हो, उसके घर पे रिकवरी एजेंट की विजिट हो। जानबूझकर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर नहीं बनता है साहब, जानबूझ के कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर नहीं बनता है। ये हालात है जो आदमी को परेशान करते हैं और फंसाते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि वो कहता है कि मेरा एडवोकेट देख लेगा, तो उसे भरोसा है अपने वकील पे, और वकील पे भरोसा आज से नहीं सदियों से कायम रहा है। आज यदि हर व्यक्ति को अगर अपने एडवोकेट पे भरोसा नहीं हो ना, और अगर वो एडवोकेट का सपोर्ट लेना छोड़ दे, तो ये कंपनियां कच्चा चबा जाए इन लोगों को। क्या आपको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति बार बार फोन करके परेशान कर रहा था उस व्यक्ति को, हमारे एक फोन जाने के बाद उस व्यक्ति का फोन आना ही बंद हो गया? बाकी सुबह देखो, शाम देखो, दोपहर देखो, फोन पे फोन, तुम्हारा तो वारंट है, तुम्हारा तो वारंट है। और जब हमने पूछा कि बताओ क्या है, तो वो कह रहा है ई कोर्ट सर्च कर लो। अरे भाई, कोई केस किया है, केस नंबर है, कोर्ट का नाम है, कोई केस का टाइटल है, कुछ तो जानकारी दो। और दूसरी बात, ये हमारे खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, ये क्रिमिनल कंप्लेंट केस है। जस्ट भले ही इसको क्रिमिनल कंप्लेंट कहा गया है, ये जस्ट ए सिविल नेचर केस है, जहां सीधी सी गणित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 25/9/2025 के जजमेंट में स्पष्ट किया है कि हम जजमेंट की स्थिति तक भी चाहे तो उस मामले में सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें मेरी एक बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जब 8 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर ये रिकॉर्डिंग पोस्ट की गई थी, जिसमें रिकवरी एजेंट या लीगल टीम का जो कर्मचारी था, वो बार बार आपके बोरोवर साथी से कह रहा था कि 2 बार सम्मन आपको तामील कराया जा चुका है, या 2 बार आपको सम्मन भेजा जा चुका है, तदोपरांत भी आप द्वारा कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ जा रहा है। जब इस बात की जानकारी आपको भी दी गई थी, तो आपने कहा कि मामले को लिंगर ऑन रखेंगे, और जब हमारे गले में फंदा आएगा तो तब देखेंगे। क्या इस प्रकार की भावना आपके द्वारा जो प्रदर्शित की गई अपने बोरोवर के लिए, वो उसकी इस प्रकार की कोर्ट की अवमानना को और अधिक
इंक्रीज नहीं कर रहा है कि वो उसके द्वारा लगातार कोर्ट की अवमानना लगातार की जा रही है कि 2 बार तामील के बाद भी वो हाजिर नहीं हो रहा है। वहां पर अब बेलेबल वारंट का इंतजार हो रहा है, बेलेबल वारंट के बाद अरेस्ट वारंट का इंतजार होगा, उसके बाद वो वहां तब भी हाजिर नहीं होगा तो नॉन वेलेबल वारंट का इंतजार होगा, फिर फरारी वारंट का इश्यू होगा। मतलब इस प्रकार से आप चाहते हैं कि जो बोरोअर है वो पूरा कानूनी शिकंजे में फंस जाए और वो पहली तारीख में उपस्थित ना होकर आखिरी तारीख तक अपने को बिल्कुल उसके गले में जब तक फंदा नहीं आ जाएगा, जब तक वो हाजिर ना हो। यानी कि आपका कहना यह है कि आप केवल एक पक्षीय रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो उसने बात की, आपने ये नहीं देखा कि हमारे साथी ने ये बात कही थी कि मुझे तो कभी कोई कोर्ट का नोटिस आया ही नहीं, और वो कह रहा है कि 2 बार समन की तामील हो चुकी। इसी चीज से क्लियर क्या हो जाता है, मैं आपको बता दूं कि वह लीगल के नाम पे रिकवरी एजेंट था। समन की तामील केवल एक बार होती है, एक बार समन आया और समन अगर तामील एक बार हो चुका है तो दूसरी बार बेलेबल वारंट में कन्वर्ट होता है। ऐसी स्थिति में हमको तो समन तामील हुआ ही नहीं। और रही बात कि यदि किसी व्यक्ति को कोई समन की तामील हो गई और किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में हालात खराब है, नहीं जा पाया, अब ऐसी स्थिति में यदि वो कोर्ट नहीं गया तो ये कोर्ट की अवमानना नहीं है। अगर इस तरह कोर्ट की अवमानना होने लग जाए ना तो देश में लाखों केस पेंडिंग है जहां 138 में सालों से तामील नहीं हुई है। इसका मतलब हर व्यक्ति क्या कोर्ट की अवमानना का दोषी होगा? कोर्ट का प्रोसीजर है, पहले समन जारी करेंगे, समन के बाद कोर्ट बेलेबल वारंट जारी करती है, बेलेबल वारंट के बाद अरेस्ट वारंट जारी करती है। बेलेबल वारंट भी कम से कम 2 या 3 बार जारी होंगे, अरेस्ट वारंट भी कम से कम 2 या 3 बार जारी होंगे, तब जाकर वो मफरूरी वारंट में कन्वर्ट होता है। ऐसी स्थिति में कोई हमको फोन करके कहे कि हमने तुम पे केस किया है, तुम ई कोर्ट सर्च करो, अरे भाई हमको ई कोर्ट सर्च करने की जरूरत कहाँ है? अगर तुमने केस किया है तो सीधी सी बात है, मेरे पास कोर्ट से बाकायदा समन आएगा, समन से पहले तुम्हारा सेक्शन 25 का या 138 का नोटिस आएगा, उसके बाद समन के बाद बेलेबल वारंट आएगा, पुलिस मेरे पास आएगी, मुझसे सिग्नेचर करवा के ले जाएगी, मुझे सूचना देगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ इस कोर्ट में मुकदमा हुआ है, तब हम सोचेंगे ना। हम इनके कहने पे थोड़े, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अगर कोर्ट की तरफ से हमें कोई कागज आएगा तो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये लोग हम पे दबाव बनाना चाहते हैं जबरन वसूली का। जबरन वसूली? कि आप लोगों ने पैसा नहीं लिया है कंपनी से? जी हाँ, हमने पैसा लिया है, लेकिन जबरन वसूली कैसे कह सकते हैं? जबरन वसूली का प्रयास ही है ये। क्यों? जब तुमने केस कर दिया है तो तुमको रिकवरी का अधिकार कैसे? तुम रिकवरी कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि आके तुम 2 ईएमआई जमा करा दो। अब हम 2 ईएमआई जमा करा देंगे तो ये क्या केस विड्रॉल कर लेंगे? नहीं करेंगे। आप क्या अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी? हम कानून से ऊपर नहीं, हम कानून का सम्मान करते हैं। हम कानून की ढाल में जो फर्जी रिकवरी एजेंट, फर्जी लीगल टीम जो फोन करके धमकाती है, जो फर्जी पुलिस बनते, फर्जी वकील बनते हैं, जो वकील समुदाय के नाम पर और पुलिस समुदाय का नाम लेकर आज इन 2 महत्वपूर्ण तंत्रों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनको धरातल पे आईना दिखाते हैं। आप हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग है उनको सुन लीजिए। कुछ समय पहले आपने कलकत्ता की रिकॉर्डिंग सुनी होगी। जी 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 जी। उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि एक एडवोकेट अपना चैम्बर बता रहा है और उसको ये मालूम नहीं कानून क्या है। नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो आपकी बहुत ही काबिले तारीफ थी, उसमें मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, और आपने जिस तरह से पर्दाफाश किया वो हमारे साथी भाइयों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेंगे। तो यही हुआ है, यहाँ पर भी तो यही हुआ है कि सामने वाला डायरेक्ट बंदे पर दबाव डाल रहा है, तुम्हारे खिलाफ केस फाइल हो गया, और कहता क्या है कि हम सेटलमेंट हमारी कंपनी नहीं करती है। तो हमारा तो कहना सीधा सा है कि बंदा मेरा मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में डूब चुका है। अब अगर उसके ऊपर 15 लोन है तो वो तो पहले उसी लोन को निपटाएगा ना जिसमें उसको हाईएस्ट वेवर मिल जाए, मामूली सेटलमेंट मिल जाए। तो मैं आपको खुले रूप से कहता हूं कि कोई व्यक्ति यदि हमको फोन करके अगर हमें यह धमकी देता है कि वारंट निकल गया है, वारंट मेरे पास है, तुम कोर्ट में अपियर नहीं हो रहे हो, अरे भाई कोर्ट में अपियर होना है जब हमारे गले में फंदा पड़ेगा, हमारे ऊपर आएगा, तब अपियर होंगे, वकील भी हायर करेंगे, केस भी लीड करेंगे।
मतलब आप ये चाहते हैं कि बंदा का के ऊपर जो भी अभियोग वित्तीय संस्थान द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें आपकी पूरी सुनवाई जब तक चलती रहती है या जब तक चलेगी, उसमें आपने एक बात ये भी लास्ट में कहा कि जजमेंट की स्टेज पर जाकर हम सेटलमेंट कर लेंगे। तो क्या इस प्रकार से आपका ये कथन बोरोवर लोन डिफॉल्ट को बढ़ावा नहीं दे रहा है? सर, ये लोन डिफॉल्ट को बढ़ावा नहीं देता, ये भारत की न्याय व्यवस्था है। हमारे भारत के न्याय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हमारे यहाँ यदि 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी ने कोई केस फाइल किया है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद बयान मुलजिम की स्टेज आएगी, सारा प्रोसीजर फॉलो होता है कानून के अंतर्गत और उन प्रक्रिया में सालों का वक्त भी लगता है। इस बीच यदि कंपनी को सेटलमेंट का करना है तो हमको सेटलमेंट का प्रस्ताव देगी, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि कोर्ट के नाम पर ये कोर्ट को रिकवरी एजेंसी बना दे, पुलिस को रिकवरी एजेंसी बना दे। इनके जो कंडक्ट है ना, वो तो यही शो करते हैं ना। आज आपने कई बार मैं कहता हूं कि कई कंपनियां मैसेज करती है, टेक्स्ट मैसेज करती है कि आपका प्रकरण संख्या ये इस कोर्ट में चल रहा है, अवेलेबल अरेस्ट वारंट की स्टेज पे और ये डेट है। किसने इनको परमिशन दी है कि कोर्ट के मैटर में ये अपनी तरफ से खुद के समन बनाए? कई साथियों को इस तरह कंपनी के मेल आते हैं जहां कंपनी की खुद की मेल आईडी होती है और लिखा जाता है XYZ वर्सेस XY ABCD, मतलब कंपनी का नाम, पार्टी का नाम, और लिख दिया जाता है इस केस नंबर की सुनवाई इस डेट को है और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। आपको बता दूं, मैं इस मैटर में हमको इसलिए बोलने को मजबूर होना पड़ता है कि पंचकुला की घटना सुनी होगी, 7 लोगों ने कर्ज के दलदल में धंस के आत्महत्या कर ली। सरकार ने खुद संसद में इस बात को स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात कहूं मैं आपको, सबसे बड़ी बात कहता हूं कि हर रोज आर्थिक तंगी और कर्ज के दलदल में रोज 19 लोग, देश में औसत 19 लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं, आत्महत्या। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्यों, जब एक व्यक्ति के ऊपर लीगल का दबाव डाला जाएगा, एक व्यक्ति के उसी के पीछे आर्बिट्रेशन भी किया जाएगा, उसी के पीछे रिकवरी एजेंट भी जब घर पे आके उस व्यक्ति को हैरान परेशान कर देंगे, जिसको कभी ये वैल्यूएबल क्लाइंट कहते थे, कभी हमारे सम्मानित ग्राहक कहते थे, आज उस सम्मानित ग्राहक की ऐसी स्थिति कि तुम फोन पे गालियां देंगे रिकवरी एजेंट। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारे जैसे लोग नहीं बोलेंगे ना, क्या तो खा जाएंगे ये लोग एक आम उपभोक्ता को। पैसा लिया है तो उपभोक्ता पैसा देगा भी। धैर्य रखना कंपनियों को सीखना पड़ेगा या छोड़ दे मार्केट। साहूकारी जमाने से चलती आ रही थी इंडिया में, बरसों बरस धैर्य रखते थे और ये आज की तारीख में इंसान का जीना दूभर कर देते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन करते हैं, इलीगल एक्ट करते हैं। अरे जब तुम लीगल में चले गए हो तो फिर शांति से बैठो। इन्हें ही न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। हमारे साथियों को न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। इसीलिए उस साथी ने एक ही बात कही थी कि मुझे जब कोर्ट का नोटिस आएगा मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे कहना पड़ा कि हमारे जब गले में फंदा आएगा तब हम आएंगे। फिर भी अगर आपको वो सही लगते हैं तो वो सही, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप अपने बोरोवर भाइयों से ये कहते हैं कि मैं हूं ना। मैं खुला कहता हूं, डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। मैं हूं ना के पीछे एक ही चीज है, एक ही चीज है। आपने मेरी हर रिकॉर्डिंग में भी ये सुना होगा, तुम्हारी कंपनी का कोई भी बंदा ले आओ, फोन पे बात करा दो, कानूनी बात करा दो, अगर 5 मिनट टिक पाए। लेकिन ये 5 मिनट क्यों नहीं टिक पाते मालूम है? मालूम ये है कि एक ही बात है, सच को याद नहीं रखना पड़ता है, लेकिन इनको अपने झूठ को याद रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी गलतियां ये काम करते हैं कि इलीगल एक्ट करते हैं, और इस कारण इनका कोई भी लॉयर, कोई भी इनकी टीम का हिस्सा कभी ढंग से बात नहीं कर पाता है और इसीलिए ये बिदकने लगते हैं।
तो क्या तो कंपनी सीधी सी अपना बात रुपया है, मांगना छोड़ दे? हमारा कहना होता है डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। क्योंकि हम सही राह दिखाते हैं कि डरो मत, कानून आपके साथ है। तो क्या आप चाहते हैं कि कंपनी अपना रुपया मांगना छोड़ दे, अपनी कानूनी कार्रवाई करना छोड़ दे और इंतजार करें कि बोरोवर खुद आएगा, लीजिए साहब आपका रुपया बाकी था, अब ले लीजिए मुझसे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद? बिल्कुल, आपका ये कहना भी सही है कि कंपनियों का पैसा डूबना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में एक बात है साहब, व्यापार करोगे ना तो रिस्क तो रहेगा। अगर आपने मार्केट में पैसा बांटा है और अगर 1000 लोगों को पैसा दिया है तो 50 का पैसा डूबता भी है। हाई इंटरेस्ट, हाई चार्जेस। एक एक चेक बाउंस होता है ना, क्या चार्ज करता है? 180 रुपए। कितना काउंट करते ही ये? 500 प्लस जीएसटी 590 रुपए। तो ये आपको दिखाई नहीं देता है। इस पे न तो आरबीआई बोलेगी न कोई दूसरा बोलेगा, बस इनके चार्जेस बढ़ते रहते हैं। तो यहां पर यदि ये व्यापार कर रहे हैं और कहीं किसी का पैसा डूबता है तो उसके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं। किसी एग्रीमेंट में यह लिखा नहीं होता है कि हम रिकवरी एजेंट का इस तरीके से हरेसमेंट करेंगे, आपको मल्टीपल कॉल करेंगे, हम लीगल करने के बाद भी हम लीगल टीम के नाम से, पुलिस के नाम से, वकील के नाम से फोन करेंगे। ऐसी चीज कभी नहीं आती है, किसी एग्रीमेंट में लिखा नहीं होता है। तो कंपनियों का हक है पैसा मांगे, तरीके से मांगे, कानूनी उपचार मौजूद है, कानून का दुरुपयोग नहीं करे, सिविल अधिकार सुरक्षित है, सिविल कार्रवाई भी सुरक्षित है। लेकिन इनको उन सिविल कार्रवाई में नहीं जाना है जहां से उनको पूरी राशि मिल सकती है, क्योंकि वहां पे लगती है इनको कोर्ट फीस, वहां इनको भरनी पड़ती है कोर्ट फीस। और अगर हर कंपनी कोर्ट फीस भर के अगर मुकदमे करे ना, जो वाजिब कोर्ट फीस है सिविल कोर्ट की, तो आज हमारा देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आज के पहले एपिसोड में, हमारे प्रथम पारी में बहुत अच्छा योगदान रहा सर। मैं आशा करता हूं कि जनता को इससे बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी, लाभदायक होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जी आभार, आभार।